हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1 से लेकर क्षितिज से, और आपका जो लास्ट टॉपिक है बच्चे गद्य खंड भी, काव्य खंड भी और गीतिका भी, और साथ साथ व्याकरण। ठीक है जी। पहला पाठ मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया दो बैलों की। इस पूरे पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या बताया है कि हीरा और मोती नाम के दो बैल थे, और साथ ही साथ इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें यह भी बताने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में हमें किस प्रकार के नीति विषयक मूल्यों को अपनाना चाहिए। नीति विषयक मूल्य कौन से होते हैं बेटा? जो हमें नैतिकता सिखाते। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है कि हमें सही प्रकार से सच्ची दोस्ती निभानी चाहिए, महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए, पशुओं के प्रति जो है संवेदना रखनी चाहिए, और मुसीबत के समय मित्र की सहायता करनी चाहिए। ये कहानी जो है हमें ये सब संदेश देती हुई प्रतीत होती है। तो बेटा यहाँ पर जो है लेखक ने बताया कि हीरा और मोती नाम के दो बैल थे, और इन दो बैलों में बहुत ही बढ़िया दोस्ती। इनका जो मालिक था उसका नाम क्या था? झूरी था, और झूरी के साथ रहकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, और दोनों ही बैल जो है एक दूसरे के साथ अपनी सच्ची मित्रता को भी प्रकट करते थे। अपनी मित्रता को कैसे प्रकट करते थे कि एक दूसरे से प्रेम के नाते ये सींग मिला लिया करते थे। दूसरी बात, अगर एक भोजन के लिए नाद में मुंह डालता तो दूसरा भी भोजन के लिए नाद में मुंह डालता था, और अगर एक हटा लेता तो दूसरा भी उसे हटा लिया करता। ठीक है। फिर यहाँ पर लेखक ने ये बताया कि जब ये बोझ लेकर चलते थे, हल को जोत दिया जाता है ना बैलों के गर्दन पर, तब इनकी चेष्टा रहती थी कि एक की गर्दन पर ज्यादा से ज्यादा बोझ रहे, अर्थात उसके मित्र को किसी प्रकार की कोई कष्ट ना। उसके बाद लेखक ने यहाँ पर बताया कि झूरी जो है उन बैलों को अपने साले गया को दे देता। बैल वहां जाने के इच्छुक नहीं थे, वो एक बार तो अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, रास्ते में ही वापिस आ जाते हैं, लेकिन दूसरी बार जो है मार पीट कर गया उनको दोबारा ले जाता था, और उनसे जो है काम तो दिन भर करवाता था, लेकिन खाने पीने के लिए उन्हें सूखा भूसा डाल दिया। ऐसे में क्या हुआ कि भैरव की लड़की थी, उसके साथ भी उसकी सौतेली माँ के द्वारा ऐसा ही व्यवहार किया जाता था, उसे मारा पीटा जाता था, और खाने के लिए ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता। अब जब बेटा कहते हैं ना कि मन जाने मन की हालत, कि अगर एक व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना घटित हो रही है तो दूसरा व्यक्ति उसके मन के भावों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो ऐसा ही किसके साथ हुआ था? छोटी बच्ची के साथ। तो वो समझ सकती थी कि आखिर बैलों की हालत क्या रही होगी, और बैल भी जो है वो उसकी हालत को समझ सकते थे। यही कारण था कि दोनों में से एक ने तो ये भी कह दिया था कि अगर हमारा बस चलता तो जो उसकी सौतेली माँ उसकी पिटाई करती थी कि इसको सींग मारकर हम उड़ा। लेकिन इस व्यवहार पर हीरा क्या कहता है कि हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हम औरत जात के ऊपर सींग चढ़ाएं। ठीक है। और यहाँ पर भी बेटा मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बहुत बढ़िया सीख दी है कि हमें औरत जाति का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर इनकी मित्रता की बात आती है कि जब इन्होंने अपनी मित्रता का परिचय कब दिया बेटा? कि जब जब गया लेकर जा रहा था, और एक जना जो है जब ये बाहर से छुड़ाने के लिए भागते हैं तो मटर के खेत में फंस जाते हैं ना दोनों के दोनों, तब, और रास्ते में जब सांड इनसे लड़ता है तो भी मित्र दोनों के दोनों मित्र मिलकर जो है शत्रु का सामना करते हैं। ठीक है। और फिर जो दूसरी बात थी वहां पर भी क्या होता है? कौन सी वाली बात? कांची हाउस में एक मित्र जो है वो भाग सकता था, लेकिन दूसरा मित्र भी उसे छोड़कर नहीं भागा। फिर वर्णन आया कांची हाउस का। तो कांची हाउस किसे कहते हैं भाई? पशुओं को बांध कर रखा जाता है। कैसे पशुओं को? जो लोग फसल को नुकसान करते थे, या फिर जो लावारिस पशु इधर उधर घुमा करते। ठीक है। और फिर बताया गया कि उनकी हाजिरी भी ली जाती थी प्रतिदिन। ये भी आपका प्रश्न उभरता है एनसीईआरटी से। उनकी हाजिरी किस लिए ली जाती थी? ये पता चल सके कि इनमें से कोई पशु यहाँ से भाग तो नहीं गया। ठीक है जी, ये चीज
चलती है। तो और अंत में बेटा मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से ये भी बता दिया है, उन्होंने कांजी होश में वर्णन किया किसका, गधे का, कि वो गधा जो है बार बार कहते हैं कि उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, तुम चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, अक्सर हम कह देते हैं ना किसी मूर्ख व्यक्ति को भी ये तो गधा है, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर एक नए शब्द की ओर संकेत किया है कि ऐसे लोगों को गधा ना कहकर मूर्ख को क्या कहना चाहिए, उनको ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते और वो शांत स्वभाव। ठीक है जी। तो क्या चाहते हो, प्रश्न उत्तरों को भी साथ साथ करूं या पाठ का सारांश सफिशिएंट है? ये पाठ का सारांश। तो इसी तरीके से सभी के सारांश में बताती रहती हूँ, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पूरे प्रश्न उत्तर भी कवर हो जाए। फिर उसके बाद आइए दूसरे पे, लहासा की ओर पाठ। लहासा की ओर जो पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। बेटा लेखक का नाम जरूर याद रखना, और राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा जो लहासा की ओर पाठ लिखा गया है, ये एक यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत विधा के संबंध में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि यात्रा वृत्तांत विधा वो होती है जिसमें हम कहीं घूमने गए हो किसी स्थान पर, और जब उसका आंखों देखा हाल हम उसमें वर्णित करें। आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? जब वहां का आंखों देखा हाल हम उसके अंदर वर्णित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, यात्रा वृत्तांत। जब उसको हम कलमबद्ध कर देते हैं उस आंखों देखे हाल को, किसी यात्रा का वर्णन अगर सही पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करें तो किसी यात्रा का वर्णन जब हम कलमबद्ध करते हैं तो वो यात्रा वृत्तांत। यहाँ पर लेखक ने पाठ में वर्णन किया तिब्बत के समाज, वहाँ की भौगोलिक स्थिति का, और वहाँ पर जो महिलाओं के साथ व्यवहार होता है उन सभी का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। लेखक ने बताया कि तिब्बत का जो समाज है वो, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पर्दा नहीं करती, वहाँ पर छुआछूत का चलन नहीं। ठीक है जी। वहाँ पर अगर कोई अपरिचित व्यक्ति भी चला गया है तो वो आसानी से उस घर में जाकर अपनी चाय बनवा सकता है सामान देकर, और अगर उसे भरोसा नहीं है तो वो खुद भी पी सकता है, जाकर मतलब खुद बनाकर भी पी सकता है, वो आपको आसानी से आने दे। लेखक ने बताया कि उसे तिब्बत जाते समय किस तरह की परेशानियों का सामना करना है। जब वो पहले भद्र वेश में था, भद्र होता है जेंटल, कि जब वो सही वेश में वहां पर उपस्थित था, लेखक को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि जब वो भद्र वेश में था तो उसे वहां पर रहने को स्थान नहीं मिला, लेकिन जब वो भिखारी के वेश में था पर उसके साथ वहां पर कौन था, सुमति, जिसे लोग अपना गुरु मानते। और सुमति जो था बेटा वो वहां पर लोगों को वो ताबीज बनाकर दिया करता था। बौद्ध धर्म के नाम को जो मानने वाले लोग थे तो वो उसका बहुत ज्यादा मान सम्मान करते थे, और यही कारण था कि दूसरी बार जब सुमति उसके साथ था तो लेखक को आसानी से रहने के लिए घर मिल गया था, तो उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। फिर पाठ में लेखक ने बताया कि तिब्बत में डांडे जो थे वो बहुत ही ज्यादा थे और भयानक थे। डांडे किसको कहा गया है कि जो ऊंची नीची पहाड़ियां, बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ियों का वर्णन किया। वहाँ की जलवायु का लेखक ने वर्णन किया कि तिब्बत की जो जलवायु है वो कैसी थी, बड़ी विचित्र जलवायु थी कि अगर आप थोड़ी देर के लिए धूप में खड़े हो गए तो क्या होता था, उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, और अगर वो किसी छाया में आ जाते थे तो बर्फ जैसी ठंड लगने लगती। तो हुई ना विचित्र। जबकि आप देखिए अगर हमारे यहाँ क्या है, सर्दी है तो सर्दी लगती है और गर्मी है तो गर्मी लगती है, लेकिन तिब्बत में लेखक ने उस विचित्र जलवायु का वर्णन किया। फिर उन्होंने कहा कि जो उनके मार्ग में और परेशानियां आई कि जब वो अपने मित्रों के साथ आगे किस ओर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, लहासा की ओर, तो उन्हें क्या हुआ कि जो घोड़ा मिला उन्हें वो बहुत ही ज्यादा सुस्त था, और आगे जब वो बढ़े तो वहां पर क्या हुआ, उन्हें दो रास्ते दिखाई दिए, एक दायां और बायां। जबकि लेखक वहां से किस रास्ते की ओर मुड़ गए, कौन से रास्ते की ओर,
बाएं रास्ते की ओर वो चले गए, गलत रास्ते की ओर मुड़ गए और काफी आगे जाकर उनको ये पता चला कि वो तो गलत स्थान पर आ गए हैं, जबकि उनको कहाँ जाना चाहिए था? दाएं रास्ते की ओर जाना चाहिए था। फिर लेखक ने वहां से जब वो पहुंचे तो उसको समय मिला और ये परेशानी का सामना, फिर लेखक को अपना सामान पीठ पर लाद कर उन पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा और वहां पर जो उसको रहने में भी दिक्कत आई, इन सब का वर्णन भी लेखक ने किया। फिर बेटा तिब्बत के समाज के बारे में बताते हुए लेखक ने ये तो बता दिया कि महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, वहां के लोग शंख पीकर मस्त रहते थे, छुआछात आदि नहीं थी। साथ ही साथ लेखक ने ये भी बताया कि तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फैंस ऑफ कर दो। परेशानियों का सामना करना पड़ता था। किस तरह की परेशानियों का? कि वहां पर जो डाकू और लुटेरे लोग थे वो घूमते रहते थे, अगर किसी को भी सही वेश में देखते थे तो पहले उसकी हत्या करते थे और बाद में लूटते थे। क्या कारण था इसका? ताकि उनके खिलाफ कोई गवाह ना मिल सके। फिर वहां की जो सरकार थी वो खुफिया और पुलिस विभाग पर पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं करती थी। कहीं कहीं जाकर जो है कोई चौकी नजर आती थी और कोई गवाह न मिलने के कारण उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती थी। और हथियार का कानून न रहने के कारण क्या होता था कि सभी लोग अपने साथ डंडे, तलवार, पिस्तौल आदि लेकर घूमते थे। क्यों? अगर कहीं उनका डाकुओं से सामना हो जाए तो। फिर लेखक ने अपनी भी बात कही कि लेखक को भिखारी का वेश धारण करना पड़ा कि कहीं कोई उसे डाकू ना मार गिराए और उसे कुची कुची शब्द, जो कुची कुची क्या होता है, दया करो दया करो, उसने भिखारी का वेश धारण करके जो डाकुओं वाला इलाका था उसको पार किया। तो ये चीज बताई गई है। अब बेटा देखिए जहां अच्छा प्रारंभ में लेखक ने यह भी बताया है कि पहले नेपाल ही तिब्बत जाने के लिए एक मात्र रास्ता हुआ करता था। ठीक है। फिर बेटा लेखक ने ये चीज बताई ना कि वहां पर जो है हथियार का कानून नहीं था। अब देखिए जहां पर भी हथियार का कानून नहीं होगा तो वहां पर अव्यवस्था तो रहेगी कानून के नाम पर। हमारे यहाँ पर हथियार का कानून है तो आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है हथियार अगर प्राप्त करना चाहता है तो उससे पूर्व उसको एक प्रमाण पत्र अर्थात लाइसेंस बनवाना पड़ता है। ठीक है ना, तभी आप लोग अपने साथ हथियार रख सकते हो। अगर वैसे हथियार बिना लाइसेंस के आपके पास मिल जाता है तो वो अवैध हो जाता है। ठीक है जी। तो इसीलिए थोड़ी कानून व्यवस्था सुचारू रूप से है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है जी। भौगोलिक स्थिति का आपको बता दिया, वहां के समाज के बारे में आपको बता दिया, लेखक को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा ये सारी चीजें बता दी। और जो सुमति था थोड़े उसके भी गुण यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सुमति जो था वो एक कुशल गाइड था, लोग उसे वहां पर गुरु मानते थे। लेकिन साथ ही साथ लेखक ने यहाँ पर ये भी बताया है कि वो थोड़ा लालची प्रवृत्ति का था। कैसे लालची प्रवृत्ति का था? कि वो लोगों को जब ताबीज, प्लीज आवाज दी पीछे से, कि जब वो लोगों को ताबीज बांटा करता था तो जब उसके पास ताबीज खत्म हो जाते थे तो वो साधारण से कपड़े से फाड़ कर ही लोगों को ताबीज बांध देता था, क्योंकि लोग जो है उस ताबीज के बदले तो लेखक ने ये चीज बताई। वहां के समाज के संबंध में बताई कि समाज कैसा था, वहां की भौगोलिक स्थिति के संबंध में बताया, सुमति के संबंध में बताया और किस तरह की उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सारी चीजें बताई। किसी को इस पाठ में कोई संशय, कोई शंका, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं? नो मैम। हाँ, वो जो ताबीज होता है अक्सर देसी भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, उनको गड्ढे बोला जाता है। अक्सर कहते हैं ना गंडा बांध दे। आप लोगों को तो पता होगा, तो देखिए देसी भाषा का शब्द का प्रयोग किया गया है, वो ताबीज को ही यहाँ पर गंडा बोलते हैं। ठीक है। अगला पाठ कौन सा है हमारा? तीसरा जो पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति आपके सिलेबस से कटा हुआ है। अगला पाठ जो है वो है हमारा सामने सपनों की याद। ये पाठ बेटा जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है और जाबिर हुसैन जी ने इसमें सालिम अली के संबंध में, डीएच लॉरेंस के संबंध में जो है ये संस्मरण लिखा है। और बेसिकली बात करें तो इस संस्मरण में डीएच लॉरेंस का उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ये पूरा का पूरा संस्मरण सालिम अली जी की याद में लिखा गया है। सालिम अली जो थे बेटा वो एक पक्षी प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन जो है किसमें बिता दिया? पक्षियों की सेवा में बिता दिया, उनके संरक्षण में बिता दिया। अब बेटा कहा जाता है ना कि हर व्यक्ति को कोई एक नई दिशा मिलती है अगर उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है। सर आप शांति से बैठ जाइए पीछे। ठीक है। सालिम अली के साथ
कौन सी कि जब एक बार बचपन में वो अपनी एयर गन से खेल रहे थे तो एक नीले रंग की चिड़िया उनकी एयर गन से घायल हो जाती है, गोरैया जो है उनसे घायल हो जाती है और उस घायल चिड़िया का जो है वो की देखभाल करते हैं, उसे अपने संरक्षण में ले लेते हैं और उस दिन के बाद से सालिम अली की जीवन की दिशा किस तरीके से बदल गई कि उन्होंने अपने जीवन में ये प्रण ले लिया कि वो अपना सारा जीवन जो है पक्षियों के संरक्षण और उनकी सेवा में ही बिता देंगे। पूरा का पूरा जीवन जो है उन्होंने पक्षियों के संरक्षण में और उनकी सेवा में ही बिता दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो लेखक ने बताया कि जो सालिम अली थे वो पर्यावरण के प्रति कितना संजीदा थे, कितना चिंतित थे कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी उन्होंने जिक्र किया कि जो साइलेंट वैली, कौन सी वैली किसको कहा गया है, केरल की वैली, कि वो कहीं रेगिस्तान में ना बदल जाए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि लोग जो है बेटा अपने फायदे के लिए पर्यावरण के साथ जो है प्रतिदिन खिलवाड़ करते जा रहे हैं। और जब ये बात पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने सुनी तो उनको भी ये चीज महसूस हुई और उनकी आंखें नम हो गई कि आखिर क्यों हुई, उनकी आंखें नम क्यों हुई होगी कि अगर एक दिन पर्यावरण पूरी तरीके से जो है वो बेटा प्रभावित हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे पेड़, तो मानव का भी बचना यहाँ पर संभव नहीं होगा। अगर हम बात करें प्रकृति जो है बेटा वो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी देन परमात्मा की तरफ से है, क्योंकि प्रकृति के ऊपर ही हम सभी लोग निर्भर हैं। अब कहीं ना कहीं प्रकृति भी हम पर निर्भर है, किस तरीके से कि जब हम प्रकृति के प्रति संजीदा भाव रखते हैं, उसको पालन करने, उसको सही तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, क्या होगा, तो वो भी हमारी सहायता करेगी। एक बार पोस्ट कर। लेखक ने यहाँ पर डीएच लॉरेंस का वर्णन किया कि डीएच लॉरेंस भी जो थे वो एक पक्षी प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे। उनका भी पक्षियों के प्रति जो है एक संवेदनात्मक जो है भाव जुड़ा हुआ था और यही कारण था बेटा कि जब डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद किसी ने कहा फ्रीडा से कि आप डीएच लॉरेंस के संबंध में कुछ बताइए, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे जो पति हैं उनके संबंध में हमारी छत पर रहने वाली चिड़िया कहीं ज्यादा बता सकती है। क्यों बता सकती है, क्योंकि वो अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताया करती है। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आपको ये बात बताऊंगी कि लेखक ने लिखा कि सामने सपनों की याद, ये शीर्षक दिया। ये प्रश्न भी आता है कि इसकी सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि सालिम अली जी जो हैं अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। हमेशा उनकी आंखों पर दूरबीन रहती थी, तो लेखक ये कहते हैं कि आज जो है हमारे बीच में नहीं है, वो केवल उनकी यादें ही यादें रह गई हैं। इसीलिए उन्होंने इस संस्मरण को शीर्षक भी क्या दिया, सामने सपनों की याद। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर लेखक ने क्या कहा बेटा अंत में कि आज भी ऐसे लगता है कि मानो वो पक्षियों की खोज में कहीं दूर चले गए हैं और एक ना एक दिन लौटकर जरूर आए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं ना। एक इसमें लाइन भी है कि जैसे कोई पक्षी जो है अपना अंतिम गीत गाकर सदा के लिए सो जाता है, होता है ना ऐसा। तो लेखक को भी लेखक यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर सो जाता है, ठीक उसी प्रकार सालिम अली भी जी अब हमारे बीच में नहीं। उन्होंने कहा बेटा कि वो टापू बनकर नहीं बल्कि कथा समुद्र बनकर उभरे। इसका भी ऐसे स्पष्ट करना जो है वो आ सकता है, आपके इसमें लिखा भी हुआ है ये पंक्तियां। तो इसका क्या अभिप्राय है कि वो टापू नहीं समुद्र बनकर उभरे। अब क्या होता है, टापू तो छोटा होता है लेकिन समुद्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। उन्होंने पक्षियों के संरक्षण के लिए जो किया उसे अगर हम कर्मबद्ध करना चाहें या शब्दों के माध्यम से संजोना चाहें तो वो चीज पॉसिबल संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन जो है पर्यावरण और पक्षियों के संरक्षण में ही बिता दिया। इतना काम किया उन्होंने, इतना काम किया जिस प्रकार तभी उनको जो है अतः समुद्र की संज्ञा दी गई। ठीक है जी। तो इस पाठ में बेटा यही सब कुछ था। कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। संवेदनात्मक होता है जिससे हम इमोशनली जुड़े हुए, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए, इमोशंस को जो है हम संवेदन आएंगे। ठीक है। वो पक्षियों के लिए बहुत कुछ करता था लेकिन उसकी इनकम कहाँ से थी?
अभी बैठिए, ये इन्होंने उनकी जीवनी के संबंध में, अभी सीधी सी बात ये है बेटा कि वो वैज्ञानिक थे, पक्षियों के लिए वो करते थे, तो वो साइंटिस्ट की भी तो पक्षी प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे, लेकिन पक्षी वैज्ञानिक भी तो थे ना। अगर मान लीजिए उन्होंने पुस्तकें लिखी थी, पुस्तकें जो है वो बिकती भी तो थी, मानते हो ना। पक्षियों के संबंध में उन्होंने इतना कुछ लिखा था, उनके खाने पीने के बारे में, रहन सहन के बारे में, उनकी जो बुक भी थी द फेलो ऑफ स्पैरो, है ना, जिसका जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से इनकम सोर्स तो होगा ही ना, जब कुछ होगा तभी तो कोई कुछ कर सकता है ना, अगर नहीं होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ जी जी, बैठिए बेटा। शीर्षक का नाम है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद जो है शीर्षक, इसकी सार्थकता, नो नीड टू लाफ, शीर्षक की जो सार्थकता है वो कैसे स्पष्ट होती है कि जब किसी की याद में लिखा जाता है। सांवले सपनों की याद, लेखक क्या कहते हैं कि साली मल्ली जी अब हमारे बीच में नहीं रही, उनकी केवल और केवल यादें ही बची हुई हैं, क्योंकि वो जा चुके हैं, दोबारा तो लौट नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए लेखक ने सांवले सपनों की याद रखा है, उनकी याद में ये संस्मरण है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट चैप्टर, अगला पाठ बताइए। ये नाना साहब की पुत्री मैना भी आपके सिलेबस पे नहीं है। नेक्स्ट है प्रेमचंद के फटे जूते। बस, इसके जो लेखक है हरिशंकर प्रसाई, यही है। और बेटा हरिशंकर प्रसाई जी जो है वो अपनी व्यंग्यात्मक विधा के लिए काफी मशहूर है, काफी प्रसिद्ध है। और हरिशंकर प्रसाई जी के द्वारा जो ये पाठ लिखा गया है प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी व्यंग्यात्मक विधा में ही लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के संबंध में बताया है उन्होंने, उनके रहन सहन के संबंध में, उनके ओढ़ने पहनने के संबंध में लेखक ने सबसे पहले बाहरी व्यक्तित्व का भी वर्णन किया है। बाहरी व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उन्होंने क्या किया है, उनके गाल पिचके हुए थे, मूछें उनके चेहरे को थोड़ा बहुत हरा भरा बताती थी, और क्या पहनते थे, एक सादी सी टोपी पहनी रहते थे, कैनवस के जूते पहनते, ठीक है, और जिनके बंद भी बेतरतीब बंधे हुए थे। बंद किसको कहा गया है, लेसिस, जो आपके जूतों के लेसिस होते हैं। ये तो बताया उनका बाहरी व्यक्तित्व। आंतरिक व्यक्तित्व क्या था बेटा, वो पूरे समाज के लिए चिंतित थे, खुलकर किसी बुराई की आलोचना करते थे, और उसके बाद सादगी पसंद थे, सच्चाई का साथ देने वाले थे, मुश्किलों से डरकर भागने वालों में से नहीं। ये सब जो वर्णन किया गया ये उनके आंतरिक व्यक्तित्व। लेखक ने कहा कि फोटोग्राफर भी बड़ा अचंभित हो गया जब उसने देखा कि प्रेमचंद जी जो है फोटो खिंचवाने के लिए आ गए, और क्या निकला हुआ था भाई, उनकी उंगली निकली हुई थी, उनके पैर का अंगूठा उससे बाहर। अंगूठा था या उंगली थी? उंगली थी मैम, उंगली थी मैम, उंगली बता सोच लीजिए। पूरा पाठ पढ़ा है मैम, पाठ पढ़ रखा है, उंगली थी नहीं, आप फोटो को मत देखिए ना, ये आपने कुछ आप सुनिए, उनके पैर की उंगली भी उसमें से बाहर आई हुई थी। फोटोग्राफर उनको देखकर जो है बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए क्या कुछ नहीं कर डालते। उसने कहा ना कि इत्र तक छिड़क कर आ जाते हैं कि जैसे फोटो से खुशबू आएगी, होता थोड़ी ऐसा, लेकिन लोग दिखावे में विश्वास करते हैं। फिर दिखावे की किस प्रकाष्ठा तक लोग पहुंच जाते हैं। क्या कहा लेखक ने कि भैया अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारी वाइफ है, नहीं है, पर झूठ में कह दे कि हाँ हाँ है, कि दिखाओ, तो कैसे साबित करोगे? तो कहते कि लोग तो बगल में किसी और की पत्नी को बिठा कर भी अपनी पत्नी करार देने के लिए फोटो तक खिंचवा डालते। ये व्यंग्य किया गया है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि लोग दिखावे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया है यहाँ पर, फिर उन्होंने कहा कि वर दिखाई करते हैं। वर क्या होता है भाई, किसी लड़के को देखने के लिए आए हैं लड़के वाले अपनी लड़की के लिए, तो वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे का कोट ही पहन लेते, अपना कोट ना पहनकर
किसी दूसरे का कोट तक मांग लाते हैं, किसी की गाड़ी तक उधार मांग लेते हैं। आप भी अपने जीवन में देखते हो ऐसे एग्जांपल कि भैया दे दो, हमें दिखावा करना है, सामने वाले को क्या पता कहीं जा रहे हो कि किसकी है किसकी नहीं, ठीक है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कि मनुष्य को सादगी पसंद होना चाहिए, दिखावे में विश्वास नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच है, सच्चाई सबके सामने एक ना एक दिन अवश्य ही आ जाती है। तभी लेखक ने शब्द का इस्तेमाल किया है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। ये मुंशी प्रेमचंद जी के लिए है। ऐसा क्यों कहा है? पर्दा क्या कि लोग हमेशा अपनी अच्छाइयों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी कभी भी अपनी बुराइयों को नहीं छिपाते। चाहे वो अवगुण हो चाहे वो गुण हो, वो सभी को सभी के समक्ष लाने की हिम्मत रखते हैं। पाठ में शब्द का प्रयोग किया गया है टीले। टीले शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जो हमारे रास्ते में हमारे जीवन में आने वाली मुश्किल कठिनाइयां हैं। और साथ ही साथ सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप लोगों को ये भी लिखना होगा कि जैसे मुंशी प्रेमचंद जी के मार्ग में आने वाली हर मुसीबत का उन्होंने डटकर सामना किया। अब लेखक कहता है ना कि लगता है उसका जूता टीलों पर ठोकर मारकर जो है फट गया होगा। वो साइड से भी तो निकल सकते थे। यहाँ पर उनके किस गुण की बात की गई? नहीं, वो मुश्किलों को दरकिनार करके नहीं निकले, बल्कि उनका डटकर सामना किया। ठीक है। फिर फोटोग्राफर बड़ा हैरान हो जाता है, वो देखता है, कहता कि नीचे से हमारा जूता भले ही छलनी हो जाए, हम अंगूठा छलनी हो जाए, उसको नीचे को कर लेते हैं ना कि किसी को नजर ना आए, ये इसलिए बात की गई है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया, फटा था तो फटा था। फिर बेटा एक बड़ी विडंबना की बात यहाँ पर की गई है, सामाजिक विडंबना की बात, टोपी और जूते कि सिर पर पहने जाने वाली टोपी जो है वो सस्ती होती है और पैरों में पहने जाने वाला जूता महंगा होता है। आज से ही नहीं कभी से, सिर्फ आज से ही नहीं कभी से भी ये बात की गई है कि वो पैरों में पहना जाने वाला जूता जो है हमेशा से ही महंगा रहा है। यहाँ क्या विडंबना है बेटा? जबकि होनी चाहिए सिर पर धारण करने वाली चीज महंगी, लेकिन होता क्या है? जूता महंगा। लेखक ने कहा है ना कि एक जूते की कीमत में तो 2500 रुपये, ये विडंबना ही है। और हम औकात का अंदाजा किससे लगाते हैं? तो इस चीज का भी यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया। और दूसरी बात बेटा उन्होंने क्या कही कि वो जो उंगली उनकी मुंशी प्रेमचंद जी की कटी हुई थी कि अगर मुंशी प्रेमचंद जी किसी से घृणा करते हैं तो वो उसकी ओर अपने हाथ की उंगली से भी इशारा करने की बजाय पैर की उंगली से इशारा। ठीक है जी, आई बात समझ में? इस पाठ में ऐसा कुछ नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया है, पर्दे के महत्व के बारे में बताया है और सादगी भरे उनके जीवन के संबंध में बताया है। साथ ही साथ ये सीख दी गई है कि मनुष्य को सच्चाई अपनाने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और कभी भी अपने अवगुणों को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जबकि अमूमन लोग क्या करते हैं? ऐसा ही करते हैं, वो अपने गुणों को तो जब जाहिर करते हैं लेकिन अपने अवगुणों को हमेशा ही छिपाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, साखिया एवं सबद। अब इसके बाद जो हम करेंगे पद्य खंड साखिया एवं सबद से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।